हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल बीपीएससी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है बीपीएससी एडीओ का डेट्स। 15 डेज बचा हुआ है एंड जो बैच में है जो ऐसे भी हैं उनका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। जस्ट इसको थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। यहाँ पे ना देखो, एक होता है नॉर्मल एस्पिरेंट और एक होता है जो सिलेक्शन यहाँ पे लेगा। एवरी वन इज लाइंग ओवर हेयर। ये 10 दिन में आप यहाँ तक कितना इजीली पहुंच सकते हो, कितना ज़्यादा ज़्यादा आप चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो, ये मैटर करेगा। और हम लोग का स्टार्ट होने वाला है हकुना मटाटा सीरीज़। अब हर दिन ये आएगा, मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, पीवाईक्यू, बीपीएससी का जितना भी हुआ है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, तो एक मिक्स्ड रहेगा। उसके साथ-साथ मैं आपको पूरा इन एंड आउट उसके इर्द-गिर्द जितना भी टॉपिक्स हैं, वो कराऊँगा और आपको सोर्स ट्रेसिंग कराऊँगा। और ऑलरेडी आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे डेली शेड्यूल मिल रहा है आप लोग को, वो आप फॉलो करो, बहुत ही एग्ज़ॉस्टिव रहेगा, आपका ईज़िली क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे होगा और कमेंट सेक्शन में पिन होगा। विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, ये आपके सवाल एएसओ जो अभी कल रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, उसका ही है। ठीक है। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन एल्गे। एल्गे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था, लूसेंट यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया, 2 एनसीईआरटी साइंस के लिए अभी पढ़ते रहना, बट लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आपके लूसेंट से आएगा। मेरे को यहाँ पे दिख गया एल्गे, तो एल्गे से इन एंड आउट मुझे सारा चीज़ याद होना चाहिए। यही होता है एक्टिव रिकॉलिंग, जो मैं आपको कराता हूँ। एक्टिव रिकॉलिंग यही होता है। अगर पीवाईक्यू में एल्गे आया तो इस बार फिर से वो एल्गे आएगा। तो एल्गे से मेरे को क्या क्या याद होना चाहिए? स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। पहला पार्ट क्या हो गया? स्टडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गे नॉर्मली हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है मतलब खाना खुद से बना सकता है। एंड ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मतलब ये खुद से बना सकता है। इट्स बॉडी इज थैलस लाइक, मतलब एक फिक्स्ड नहीं है। थैलस लाइक में थैला टाइप का है, कहीं भी कुछ भी है। इट मे बी यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। 3 पार्ट है। अगर आपका सवाल सिंपल वन आया तो यहाँ पे आएगा कि स्टडी ऑफ एल्गे क्या होता है। अगर मिक्स्ड सवाल आया मतलब ऑप्शन में आया तो यूनिसेलुलर होगा, कोलोनियल होगा, फिलामेंटस होगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक सवाल प्रोबेबल है, फिक्स है, आपका सवाल आने वाला है। एज अ फूड में कौन कौन सा होता है? पॉरीफायरा, उल्वा, सरगैसम, लेमिनेरिया एंड नॉस्टॉक। जो बैच वाले होंगे या एनसीईआरटी बैच वाले होंगे उनको मैंने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कराया है, उसमें ये सारा चीज मैंने कराया है। जो एनसीईआरटी में गिवन है ना, सारा चीज है, यही चीज लूसेंट में गिवन है। पॉरीफेरा, उल्वा, सरगैसम, लेमिनिया, नोस्टॉक। सवाल आपसे पूछेगा कि सरगैसम में वो एल्गे है, पॉरीफेरा है, मोनेरा है या क्या है, वहां पे कंफ्यूज करोगे, तो वहां पे कंफ्यूज मत करो, अभी से याद करो। एज अ फूड एल्गे में क्या क्या होता है? पॉरीफेरा, उल्वा, सरगैसम, लेमिनिया, नोस्टॉक। नहीं याद है? वापस से बताओ। Porifera, Ulva, Sargassum, Laminaria, and Nostoc. Very good. About iodine में Laminaria, Fucus and Euclonia. As a manure में Nostoc, Anabina, Anabina important है ना, Nostoc और Anabina. Making medicine में Chlorella and tincture iodine is made from Laminaria. यहाँ से ना एक सीडीएस में सवाल आता है, tincture iodine कहाँ से होता है? तो वो होता है Laminaria से। दोस्त तभी मैं बता रहा हूँ, लूसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सवाल आप देखोगे यहीं से उठ के आएगा। इन रिसर्च वर्क क्लोरेला, एसिटिबुलेरिया एंड बिलोनिया। ठीक, अब सवाल में देखो क्या पूछा है। एस्ट्रोनॉट कैन गेट अ प्रोटीन फूड बाय सोइंग द क्लोरेला एल्गे इन द टैंक ऑफ एयरक्राफ्ट सो दैट क्लोरेला इज नोन एज स्पेस एल्गे। क्योंकि जो क्लोरेला होता है ना, वो क्या होता है? रिच इन प्रोटीन होता है, इसीलिए ना इसको उसको स्पेस में ले जाते हैं। स्पेस फूड भी कहते हैं इसको क्लोरेला। यहाँ से कई दफा पीवाईक्यू है। जिन्होंने घटना चक्र लगाया हुआ उनको पता होगा क्लोरेला से कितनी बार सवाल आया। ठीक है, तो दे आर रिच इन प्रोटीन, दैट इज व्हाई दे आर टेकन इनटू स्पेस। तो एन एस्ट्रोनॉट कैन गेट प्रोटीन फूड वाटर एंड ऑक्सीजन बाय सोइंग द क्लोरेला एल्गे। यहाँ से एक सवाल वापस से आपका आने वाला है। ठीक है, क्लोरेला एल्गे, वापस से बताओ क्लोरेला एल्गे। एल्गे का स्टडी को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गे के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यूनिसेलुलर होता है, कोलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। राइट। एज अ फूड में कौन कौन सा होता है? पॉरीफायरा होता है, उल्वा होता है, सरगैसम होता है, लेमिनिरिया एंड नोस्टॉक। और कौन सा होता है जो स्पेस में यूज करते हैं? वेरी गुड, क्लोरेला एल्गे होता है। सवाल में क्या कह रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्लोरेला इज यूज इन स्पेस फूड, ये तो आपको बिल्कुल पता है। क्लोरेला को हम लोग स्पेस फूड में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इस पे प्रोटीन होता है। एल्जीन इज प्रोड्यूस बाई एल्गे। वेरी गुड। एल्जिन होता है ना, एल्जेनिक एसिड होता है। एल्जेनिक एसिड होता है, ये होता है इसी से ही होता है, एल्गे से ही, और शायद ब्राउन एल्गे से होता है। ठीक है, ब्राउन एल्गे से होता है ये। ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन आप देख लेना। एगर एगर इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, सही बात है। एगर एगर जो होता है ना, वो ग्रेसिलेरिया से ही होता है। फिर है मैनिटॉल इज अ फूड रिजर्व, रिजर्व ऑफ रेड एल्गे। मैनिटॉल इज अ फूड रिजर्व ऑफ
रेड एल्गे। तो रेड एल्गे से ये नहीं होता, रेड एल्गे से होता है ना फ्लोरिडियल स्टार्च होता है, फ्लोरिडियल स्टार्च। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, शायद फ्लोरिडियल यही होता है, फ्लोरिडियल स्टार्च ही होता है, फ्लोरिडियन या फ्लोरिडियल, ये एल होता है या एन होता है, ठीक है, पर कंफर्म कर लेना। मैनिटॉल जिसका होता है ये रेड एल्गे का नहीं होता है, रेड एल्गे फूड रिजर्व किसका होता है, फ्लोरिडियल स्टार्च का होता है, ठीक है। ये वैल्यू एडिशन था, ये आपके लूसेंट में नहीं गिवन है, ये बस मतलब याद आ गया था मेरे को तो मैंने बता दिया। बट एक बार ना आप इसको गूगल भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो ये सवाल अगर पूछा गया ना तो वापस से घूम फिर के पूछ सकता है। समझ में आ रहा थीम कैसे आइडेंटिफाई करना है, पढ़ना कैसे होता है। मैंने जो आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको पीवाईक्यू भेजा है, वो मार्क इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे। मैं आपको बस बता रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। अगर ये सवाल एल्गे से है तो एल्गे का इन एंड आउट सारा चीज मुझे याद होना चाहिए, ये सारा चीज मुझे पता होना चाहिए एल्गे का, फाइकोलॉजी एकदम जहन में आना चाहिए। एक्टिव रिकॉल ऐसे ही तो होता है, जैसे सवाल दिखा एल्गे का सारा चीज याद आना चाहिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। और रेड एल्गे फूड रिजर्व क्या स्टोर करता है, फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर करता है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। Which famous ancient Indian physician is considered one of the principal founders of Ayurveda and authored the Samhita? कौन से फेमस इंडियन फिजिशियन है जो प्रिंसिपल फाउंडर है आयुर्वेद के एंड ऑथर्ड है संहिता? पतंजलि देख के आयुर्वेद मत मारना, ठीक है, ग्रामेरियन थे वो। तो यहाँ से मुझे दिख गया सवाल पूछ रहा है क्या, जो पिछले गुप्ता के टाइम पे जो साइंटिफिक उन्होंने काम किया था, तो वहां से सवाल पूछेगा। अब मेरा काम है मैं वापस से सारा चीज देखूंगा। साइंटिफिक लिटरेचर में आर्यभट्टिया ने क्या क्या लिखा है, आर्यभट्ट या सूर्य सिद्धांत, ये आर्यभट्ट का है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, आर्यभट्टिया से तो आर्यभट्ट याद हो गया, और सूर्य सिद्धांत कंफ्यूज मत करना वहां पे, ठीक है। आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांत किसका है, आर्यभट्टा का है, वेरी गुड। ब्रह्म सिद्धांता किसका है, ब्रह्मगुप्त का, ब्रह्म नाम है यहाँ पे, ब्रह्म है, क्लियर हो गया। पंच सिद्धांतिका वृहत संहिता, वृहत जटक, लघु जटक, वराहमिहिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वराहमिहिर, वराहमिहिर से मुझे बताओ पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता, वृहत जटका एंड लघु जटका। जटका जटका आपको याद हो गया, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता कौन है, वराहमिहिर, वराहमिहिर। अष्टांग हृदय मेडिसिन, वाघाभट्ट, अष्टांग हृदय मेडिसिन, वाघाभट्ट। सवाल पूछेगा मेडिसिन से रिलेटेड कौन है, तो आपने क्या माना, अष्टांग, अष्टांग योग भी एक होता है ना। नवनीतिकम धन्वंतरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। नवनीतिकम कौन है, धन्वंतरी, ठीक है। महाभस्कार्य, लघु भस्कार्य, भास्कर, और हस्त आयुर्वेद, पलपक्या, ठीक है। यहाँ इससे तो नहीं सवाल पूछा गया, बट आपको समझ में आ गया ना सवाल पूछ कहाँ से रहा है और आपको पढ़ना क्या क्या है। ये बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्स ट्रेसिंग जो मैंने करवा रहा हूँ, ये एज इट इज आपको पढ़ना है। जो आपका आज का जो असाइनमेंट दिया हूँ, इसके अलावा ये सारा चीज पढ़ना है। चलो वापस से रिवाइज करो। सूर्य सिद्धांत किसका है, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, और जो लेट के पढ़ रहे हो ना उठो पहले। सूर्य सिद्धांत किसका है, आर्यभट्टा का है, ठीक है। लघु जटक किसका है, वराहमिहिर का है। पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता किसका है, वराहमिहिर का है। अष्टांग हृदय किसका है, वाघभट्टा का है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब पढ़ो। मनुस्मृति वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश अंडर द टाइटल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ बाय विलियम जोन्स। विलियम जोन्स सबको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ ये इंपॉर्टेंट है। Abhigyan Shakuntalam, that is recognition of Shakuntala, was translated into English by William Jones. Kalidas is known as Shakespeare of India. उल्टा शेक्सपियर को कहना चाहिए, he is known as कालिदास. मृच्छकटिकम, a love story of Brahman चारुदत्ता and a virtuous courtsman वसंत सेन is a notable. देखो मृच्छकटिकम आपको याद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो इंसान का नाम याद रखना, एक चारुदत्ता और एक वसंत सेन। कामसूत्र is the earliest book on sex. ब्रह्म सिद्धांत का वॉज ट्रांसलेटेड इन अरेबिक अंडर द टाइटल ऑफ सिंध हिंद। यहाँ से एक सवाल आया पीवाईक्यू। घटना चक्र में तभी बोल रहा हूँ, अगर आपने लगाया तो ये सब चीज आपको एकदम हूबहू याद आएगा। ब्रह्म सिद्धांत वॉज ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक, ऑप्शन रहेगा पर्शियन रहेगा, ठीक है, ग्रीक रहेगा, हिस कुछ और रहेगा, संस्कृत रहेगा, तेलुगु रहेगा, वहां पे कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। टाइटल क्या है, सिंध हिंद। समझ में इन एंड आउट कैसे पढ़ना होता है। यहाँ पे क्या है, ऑथर चरक संहिता, ठीक है। सुश्रुत क्या चीज थे, पतंजलि क्या चीज थे, आर्यभट्ट क्या थे, अब यहाँ पे सब समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, ऋतु सामर फर्स्ट पोएट्री, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्रम, ठीक है, ये सब इनका कालिदास का हो गया। अभिज्ञान शकुंतलम। विशाखा दत्ता का मुद्रा राक्षस, डायरेक्ट मैचिंग करने आएगा। मुद्रा राक्षस किसका है, विशाखा दत्ता। किरात रजुनिया, भरावी। काव्य दर्श दाशा, कुमार चरिता, दांडीन। मृचटिकम, शूद्रक। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा। कामसूत्र, वत्सयान। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना। और ये मैं पीडीएफ, एंड्रॉइड पीडीएफ में भेज दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा।
वापस से मुझे बताओ, कालिदास का रचना क्या क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविक अग्निमित्रम, कुमार संभवम और मेघदूतम। ठीक है, मृच्छटिकम किसका है? सुधराग का है। ठीक है, 10 कुमार चारित्र किसका है? दांडीन। 10 से 10 दिन याद कर लो। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा एंड कामसूत्र वत्सयान। ठीक है, पतंजलि एक ग्रामेरियन थे। आर्यभट्ट से आर्यभट्ट हो गया, सुश्रुत आपको याद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या दिखा? गुप्ता डायनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्ता का मुझे अच्छे से इन एंड आउट पता होना चाहिए। सिर्फ समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, चंद्रगुप्त टू हो गया, उससे नहीं होगा। आपको सवाल देख लो ना, सवाल का डेप्थ कहाँ तक जा रहे हैं, तो आपको वही डेप्थ आपको एनालाइज करना है और आपको ऐसे लूसेंट से कंप्लीट करना है ये सारी चीजें। ठीक है, और ये मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो आपका लास्ट मंथ हसलर वाला है ना, एडीओ वाला, आप पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहां से आपको मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? ग्लास जो होता है वो बेस्ट डिस्क्राइब क्या होता है? तो ग्लास जो होता है ना, एक तो होता है एमोर्फस सॉलिड होता है। एमोर्फस सॉलिड होता है ग्लास। एमोर्फस सॉलिड होता है, इसका मतलब क्या होता है ना, मतलब इसका रेगुलर, जैसे मेटल हो गया, मेटल का तो रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो ग्लास होता है ना, इसका रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस टाइप का ग्लास है। ठीक है, इसको बहुत रैपिडली कूल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ग्लास को क्या किया जाता है ना, रैपिडली कूल किया जाता है। अब रैपिडली कूल करोगे ना, तो ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ले लेगा, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ले लेगा। ठीक है, अरेंज हो जाएगा क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में और रिजिड हो जाएगा। लेकिन शेप जो होता है ना इसका डिस्टॉर्टेड होता है। शेप क्या होता है इसका? डिस्टॉर्टेड होता है, रिजिड हो जाएगा। ग्लास को तो आप देखते हो ना, रिजिड होता है, भले टूट जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का नहीं बनता होता है, लेकिन शेप इसका डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो एलॉय तो आपको पता है, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है मेटल्स का, एग्जांपल ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया। यूटेक्टिक मिक्सचर होता है, ये भी क्रिस्टलाइन मिक्सचर ऑफ सॉल्ट होता है, सॉल्ट का क्रिस्टलाइन मिक्सचर होता है, क्रिस्टलाइन मिक्सचर होता है। अब ग्लास तो क्रिस्टलाइन मिक्सचर बनाता नहीं है, तो ये भी हट गया। जेल क्या होता है? सॉलिड होता है, इसमें लिक्विड जो होता है ना ट्रैप्ड हो जाता है, लिक्विड ट्रैप्ड हो जाता है। जेली का एग्जांपल देखा है आपने? यही तो होता है जेल का एग्जांपल, जेली। तो बचा क्या? सुपर कूल सोल्यूशन। बहुत ज्यादा रैपिडली कूल करोगे तो वो ग्लास बन जाता है। और ग्लास क्या होता है? वो रिजिड होता है। ठीक है, एटम मतलब एकदम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेटल की तरह तो नहीं होता है, बट रिजिड होता है। लेकिन शेप जो होता है ना उसका, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया ग्लास? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, बट आप ना ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर लेते हैं। एलॉय आपको पता था, यूक्टेटिक मिक्सचर आपने लूसेंट या एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा होगा। जेल आपने पढ़ा है, सॉलिड होता है, उसमें लिक्विड ट्रैप्ड हो जाता है, जेली का एग्जाम्पल होता है। फंसते आप ये दोनों में फंसते हैं। ठीक है, सुपर कूल होता है ना, रैपिडली उसे कूल किया जाता है। आप मुझे बताना, ये सीरीज आपको कंटिन्यू करूं? क्योंकि अगर ऐसा करवा दूंगा ना, तो आपका सारा चीज रिवाइज हो जाएगा। आपका मैथ्स, रीजनिंग, क्वांट एक ही होता है ना, क्वांट तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसमें सारा सवाल रहेगा। तो इन एंड आउट सारा चीज हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट सवाल है, क्लोर अमाइन टी इज व्हाट? क्लोर अमाइन टी क्या है? क्लोर अमाइन टी, नाम को ब्रेक डाउन करो, नहीं समझ में आ रहा है वहां पे ब्रेक डाउन करो। क्लोरीन, क्लोरीन से क्या मुझे याद आ रहा है? स्विमिंग पूल याद आ रहा है? वेरी गुड। स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट एक टाइप का होता है, क्लोरीन उसको डालते छिड़कते हैं, ताकि जो वो प्रॉब्लम है ना, जो गंदगी हो जाता है, वो दूर करने के लिए क्लोरामाइन। ठीक है, चलो ऑप्शन देखो, यहाँ पे मुझे एनाल्जेसिक वगैरह कुछ कुछ दिख रहा है। तो एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर्स आर कॉल्ड एनाल्जेसिक। कई बार होता है ना, आपको पेन होता है, कुछ भी होता है, तो आप क्या खाते हो? पीसीएम खाते हो, पैरासीटामोल खाते हो, एस्पिरिन खाते हो, मॉर्फिन खाते हो। तो एनाल्जेसिक क्या होता है? पेन किलर्स होता है, आपका जो पेन होता है रिलीव करता है उसको। ठीक है, सेम आपका एंटीसेप्टिक हो गया, एंटीसेप्टिक जो भी आप यूज करते हो, बोरोलिन हो गया, सोफ्रामाइसिन हो गया। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट यही होता है क्लोरामाइन टी। क्लोरामाइन टी क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट होता है। ठीक है, और देखो पेस्टिसाइड क्या होते हैं? मेनी लिविंग ऑर्गन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, मतलब आपको तो पेस्टिसाइड पता हो ना, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हो गया। ठीक है, नैनो डीएपी हो गया। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। गोल्ड यूरिया क्या होता है, नैनो यूरिया क्या होता है, नैनो कोटेड यूरिया क्या होता है। आजकल तो बहुत सारा चीज आ रहा है, नैनो कोटिंग सारा चीज आ रहा है। ठीक है, ये इसको तोड़ देते हैं आप। कभी आपने सुना है क्लोरामाइन टी? आपने कभी खाया है? खाया तो नहीं है कभी आपने, है ना? एंटीपायरेटिक एंटीसेप्टिक में भी ये खाया है। ठीक है, आप अगर लेते हो सोफ्रामाइसिन वगैरह लेते हो, एसिटल्डिहाइड का होता है,
और क्या होता है सैंड में रिएक्शन, उसमें एसिटाल्डिहाइड या सैलिसिलिक, हाँ सैलिसिलिक एसिड होता है एंटीसेप्टिक वगैरह में, अगर आप यूज करते होगे ना वो फेस वॉश वगैरह, तो वो उसमें होता है। तो क्लोरामाइन टी तो आपने सुना भी नहीं होगा नाम। तो क्लोरीन से भी आप देख सकते हो। क्लोरीन से रिलेटेड और क्या क्या चीज आ रहा है फैक्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ पे किया गया, क्या वो टीयर गैस में किया जाता है, टीयर गैस में क्या क्या किया जाता है, ये सब जितना हो रहा है थॉट, अपने दिमाग को ट्रेन करते रहो, सोचते रहो, नया नया चीज सोचो, तभी जाके आपका दिमाग बहुत तेज काम करना स्टार्ट करेगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पे हम लोग ने क्या देख लिया, एंटी मलेरियल ड्रग में क्या है, क्लोरोक्विनन होता है। ठीक है, हर्बिसाइड में बेंजीप्राम हो गया, बेंजोडॉक्स हो गया, रोडेंटिसाइड में एल्यूमिनियम फॉस्फाइड हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। फंगिसाइड में हो गया बोडियक्स मिक्सचर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोडियक्स मिक्सचर। ये ना डायरेक्ट सवाल आपका सीडीएस में ये सवाल आता है कि बोडियक्स मिक्सचर क्या होता है। सीडीएस में ये सवाल आता है बोडियक्स मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCSO4 5H2O प्लस OH होल ट्वाइस, ये बोडियक्स मिक्सचर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। द फर्स्ट एंग्लो माइसोर वॉर fought between the British and Hyder Ali from 1767 to 1769 concluded with which of the following agreement? सवाल है, the first Anglo-Mysore war fought between British and Hyder Ali from 1767 to 1769 concluded which of the following? आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग का ये वाला इंफोग्राफिक डाला हुआ। इसके अलावा पॉलिटी का रेडीमेड बन के तैयार हो गया, वो डलेगा। साइंस का ऐसी वन पेज टाइप का बनेगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको सारा मिलेगा। ये 2 मिनट के अंदर आप सारा रिवाइज कर सकते हो। सवाल क्या कह रहा है, 1767 1769 में, ठीक है, हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन से ट्रीटी से उसका सुधार हुआ था। तो देखो, ट्रीटी ऑफ फर्स्ट मैसूर वॉर 1767 ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास से हुआ था। उसके बाद सेकंड मैसूर वॉर 1780 से 84, वॉरेन हास्टिंग्स के टाइम पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तीसरा कब हुआ, 1790 से 92, कॉर्नवालिस के टाइम पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान जो थे यहाँ पे अपना टेरिटरी लॉस कर गए। और जो लास्ट था फोर्थ मैसूर वॉर, जहाँ पे इनका इंतकाल हो गया था, वो वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। समय कार्यकाल है 1799। टीपू किल्ड मैसूर अंडर सब्सिडरी अलायंस। समझ में आया कैसे पढ़ना है। वापस आइस क्लोज करके मुझे बताओ, फर्स्ट मैसूर वॉर का टाइमलाइन 1767 से 1769, याद से बताओ। 1767 से 1769 पहला ट्रीटी क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ मद्रास। वेरी गुड। सेकंड मैसूर वॉर पे आओ, 1780 से 84, 1780 से 84 पहला क्या था, 1767 से 1769 ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा क्या था, 1780 से 84, किसके टाइम पे, वॉरेन हास्टिंग्स के टाइम पे ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। थर्ड मैसूर वॉर 1790 से 1792 कॉर्नवालिस के टाइम पे, 1790 से 1792 कॉर्नवालिस के टाइम पे ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और क्या हुआ था, टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज टेरिटरी। लास्ट वाला क्या था, 1799 वेलेस्ली के टाइम पे टीपू सुल्तान किल्ड, और यहीं से मैसूर सब्सिडी अलायंस के अंदर आ गया था। पूरा याद हो गया आपको, है ना। मैसूर वॉर पूरा याद हो गया, 1767 1769, 1780 1784, 1790 1792, 1799। एमएमएस से मैंने याद किया था, मद्रास मैंगलोर श्रीरंगपट्टनम, और लास्ट में टीपू सुल्तान का इंतकाल हो गया था और सब्सिडी अलायंस में मैसूर चला गया था। आपको बैटल ऑफ प्लासी याद होना चाहिए 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 1782, वॉरेन हास्टिंग्स। इसी से 1782 से आपको याद होना चाहिए ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया। ट्रीटी ऑफ सालबाई का ईयर क्या था, 1782 था। ठीक है, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805, किसके टाइम पे, वेलेस्ली के टाइम पे, ब्रिटिश का हेजमोनी यहाँ पे देखा गया था। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18 हास्टिंग्स के टाइम पे पेशवाशिप अबॉलिश कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पीवाईक्यू है कि पेशवाशिप अबॉलिश किसमें किया गया था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। वापस से मुझे बताओ, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था, सॉरी फर्स्ट मैसूर वॉर 1767 से 1769 पे, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। 1780 से 1784 में सेकंड मैसूर वॉर, 1790 टू 1792 थर्ड मैसूर वॉर, 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर, और यहीं पे टीपू सुल्तान डेथ हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। एंग्लो मराठा वॉर में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782, वॉरेन हास्टिंग्स के टाइम पे। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805। वापस से बताओ, पहला एंग्लो मराठा वॉर किसके टाइम पे, आइस क्लोज करो, 1775 1782, ट्रीटी ऑफ सलबाई कब हुआ था, 1782, वॉरेन हास्टिंग्स। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 वेलेस्ली के टाइम पे, और लास्ट वाला जो हुआ था वो हास्टिंग्स के टाइम पे हुआ था, 1817 से 1818। ओ भाई मेरा गला भी मेरा भी सूख गया है। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करते हैं, एकदम ऐसे पढ़ाई करो कि मजा आ जाए। फिर है एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर दो सिख वॉर हुआ था, एक 1845-46 में, और इसे 2 साल के बाद 1848-49 में।
HD से मैंने याद किया, हार्डिंग हो गया एंड डलहौजी हो गया। तो इससे आपका पूरा कवर हो गया। आप समझ रहे हो सवाल कहाँ से पूछ रहा है, यही तो PYQ है। सवाल ऐसे ही पूछेगा। आपने थीम देख लिया कि हाँ ट्रीटी से सवाल पूछ रहा है, तो मुझे ट्रीटी का नाम पता होना चाहिए, मेरे पास क्रोनोलॉजी ऑर्डर पता होना चाहिए। अब क्रोनोलॉजी ऑर्डर से पूछेगा कि पहले सालबाई हुआ था, कि उसके बाद कौन सा हुआ था, कौन से वाइसरॉय या कौन से गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पे आओ। रीजनिंग का सवाल है, ऑल रोजेस आर फ्लावर्स। क्या ऑल रोजेस फ्लावर्स है? ठीक है। सम फ्लावर्स आर रेड, सम फ्लावर्स आर रेड। ये रोज है, ठीक है, और ये रेड है। सम फ्लावर्स आर रेड। अब इसको मिलाओ, विच इज द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ट्रू। क्या सारे फ्लावर्स रोजेस है? ऑल रेड फ्लावर्स आर रोजेस। जी नहीं। ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस ये भी नहीं है। सम रोजेस आर रेड, रोजेस यहाँ पे रेड, यहाँ पे कोई है नहीं। नन ऑफ द अबव हुआ इसका आंसर। समझ में आया ना? काफी लोग उस दिन ना वेन डायग्राम से प्रॉब्लम उनको हो रहा था। कुछ नहीं किया हो ना, देखो इसका डायग्राम सिंपल होता है। एक होता है ऑल होता है, एक होता है सम। सम A R B का मतलब होता है कुछ A B है, ये A है, ये B है। ऑल A R B इसका मतलब होता है सारा A B के अंदर है। ठीक है। एक होता है नन A इज B, कोई A B से नहीं, मतलब A और B का कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। ठीक है, तो मैंने यही किया, ऑल रोजेज आर फ्लावर्स। हमने किया ऑल रोजेस को फ्लावर्स के अंदर डाल दिया। ठीक है। सम फ्लावर्स आर रेड, सम फ्लावर्स, ये जो फ्लावर्स है सम फ्लावर्स आर रेड, ये मैंने दिखा दिया। अब कंक्लूजन ड्रॉ करना है। ऑल रेड फ्लावर्स आर रोजेस। क्या सारे रेड फ्लावर्स रोजेस है? इनका और इनका ताल्लुक तो है ही नहीं, तो मैंने ये काट दिया। ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, क्या सारे फ्लावर्स रोजेस है? जी नहीं। और सम रोजेस आर रेड, क्या रेड और रोजेस में कोई सिमिलैरिटी है? जी नहीं। तो बस आंसर आप आ गया, नन ऑफ द अबव। ठीक है, मैच भी कर लेना, मैं सोल्यूशन लेके बैठा तो नहीं हूँ, बट सही होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम देखने के साथ ही मेरे को याद होना चाहिए ट्रिक, बैक LTG। ठीक है। बलवंत राय, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी, थंगंग एंड गडगिल। तो यहाँ पे कौन नहीं है? सोरेन सिंह कमेटी। सोरेन सिंह कमेटी FD, फंडामेंटल ड्यूटी से मेरे को याद होना चाहिए। ठीक है, इसका टाइमलाइन पूरा याद होना चाहिए। अशोक मेहता का टाइमलाइन क्या है, LM सिंघवी का टाइमलाइन क्या है, GVK राव का टाइमलाइन क्या है, याद होना चाहिए। बलवंत राय, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी, थंगन एंड गडगिल। अब पंचायत के बारे में बात किया गया, तो पंचायत कहाँ है? पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्ट 10 क्या है? म्यूनिसिपैलिटी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, अरे सॉरी, यू कैन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम यूनियन स्टेट, हाँ PM। ठीक है। पंचायत विलेज लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल, अयो ये क्या हो गया, पंचायत विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरमीडिएट पंचायत यहाँ पे। इलेक्टोरेट इज नेम एज ग्राम सभा। 243D में क्या कहा गया है? रिजर्वेशन के बारे में। सीट्स आर रिजर्व्ड इन पंचायत फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन प्रोपोर्शन फॉर द पॉपुलेशन। सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछेगा कि 243D में क्या है? 243 इज रिजर्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ? आउट ऑफ रिजर्व सीट, 1/3 is reserved for women belonging to scheduled caste and scheduled tribes. 1/3 of the total seat to be filled by direct election in every पंचायत is reserved for women. ठीक है, ये आपने पढ़ा ही होगा। 243F is important। क्या कहता है? All members above 21 years are qualified to be members of state legislature and qualified to be members of पंचायत। जो भी 21 साल से ऊपर है वो क्वालिफाइड है स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर बनने का, एज अ मेंबर ऑफ पंचायत। ठीक है। 243K इज इंपॉर्टेंट। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, यहाँ से एक सवाल बनेगा। ठीक है, कि 243K क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है। CDP कब आया था? 2 अक्टूबर 1992। और उसके बाद क्या आया था? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES आया था। ठीक है, 1952 के बाद 1 साल के बाद नेशनल एक्सटेंशन सर्विस आया था। ठीक है, ये सब लूसेंट में गिवन है। मैं यही तो समझा रहा हूँ। सवाल आप देख रहे हो, उसके बाद जो एक्टिव रिकॉल करोगे, आपको फट से जाना है कि कहाँ से सवाल पूछा गया और वो चीज़ को इन एंड आउट आपको कंप्लीट करना है। सेम प्रैक्टिस आप करो अपना BPSC PYQ का। और हाँ, अब थोड़ा-सा मैं स्टार्ट करूँगा। BPSC PYQ हो गया, ASO वाला तो मैंने इसमें करा ही रहा हूँ आप लोगों को। BPSC PYQ का मैं ऐसे ही एक ले आऊँगा, क्योंकि देखो ये टाइम टेकिंग होता है ना। मैं चाहूँ तो सिंपल ऑप्शन लेके आगे बढ़ जाऊँ। अब ये सब मैं करा रहा हूँ ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जा रहा है, आप पूरा समझ पा रहे हो कि कहाँ से पढ़ना है मुझे, क्या सोर्स है ना? तो आप बोलोगे तो मैं वो वाला चीज़ करवा दूँगा। चलो याद नहीं हुआ, वापस से बताओ। बैग LTG याद हुआ, बलवंत राय, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी, थंगन एंड गडगिल कमेटी। 243K क्या है? वेरी गुड। 243I कमेंट में बताओ। 243I, 243J इंगेज करो। ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया आपका FD। FD से रिलेटेड क्या क्या याद होना चाहिए? पार्ट
4A, 51 सब क्लॉज ए, 51A, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट। यहाँ से 3 सवाल आपको साफ-साफ दिख गया। 42nd अमेंडमेंट, 51A पार्ट 4 है, ठीक है। इसमें क्या-क्या होता है? पहला वाले में क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सवाल डायरेक्ट पूछेगा कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम पे जो खड़ा होते हो आप थिएटर पे, क्या वो एफआर है या एफडी है? दैट इज एफडी। और कौन से उसमें? 51A सब क्लॉज ए में। To cherish and follow the noble ideals which inspired a national struggle for freedom. It is in B. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. इंडिया का सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट कौन करता है? 51A सब क्लॉज सी। टू डिफेंड द कंट्री, डी फॉर डिफेंड, डी फॉर डी, ठीक है, तो 51A सब क्लॉज डी हो गया। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, यही वाला आर्टिकल सेक्युलर नेचर का बताता है ना। तो 5 हो गया, ई हो गया ना, मतलब 5 हाथ होते तब जाके एक ब्रदरहुड वाला आता है ना, हाथ मिलाते हो तभी तो प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जो करते हो, प्रिजर्व करते हो, है ना, जो आपका क्या कहते हैं, गोवा बिल हो गया, रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो भी नया क्या कहते हैं, मॉन्यूमेंट्स हो गया, फोर्ट्स हो गया, तो वो आप उसको प्रिजर्व करते हो ना। बहुत लोग होते हैं उसमें लिखते हैं अपने माशूका का नाम लिखते हैं, तो वो सब नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को प्रिजर्व करना है ना हमारे रिच हेरिटेज को। तो वो किस में आता है? 51A सब क्लॉज 6 में। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, 7 में। आप जैसे ये अगर मेंस वाले होंगे तो यहाँ से पोल्यूशन से आपको रिलेट करना है, पोल्यूशन का सवाल आएगा तो आपको ये मेंशन करना है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, आपका रैशनलिस्ट आइडिया होना चाहिए। रैशनलिस्ट आइडिया होने से कारण मुझे याद आना चाहिए शांति निकेतन किसने फॉर्म किया था, ठीक है। गोरा और घर बैरी ये किसने लिखा है? घर बैरी ये किसने लिखा है? काबुली वाला किसने लिखा है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड एज व्हाट इन केस ऑफ बिटवीन एज 16 एंड 14 ईयर्स। कई बार ये पूछता है 6 से 14 साल के बीच के हैं, ठीक है। और 11th अमेंडमेंट कब हुआ था? 86वां अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था 2002 में, याद होना चाहिए। 11th अमेंडमेंट किससे हुआ था? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था 2002 में। देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द, आपका एफडी वायलेट हो रहा है तो कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको करना ही है ना, आप पे जिम्मेदारी नहीं है। तभी तो लोग खराब करते हैं ना हमारा जो ताजमहल हो गया और रेड फोर्ट हो गया, कई बार लोग देखते होगे ना वहां पे जाके कुछ लिखते रहते हैं अनशन चीजें, तो वो सब क्यों नहीं है? क्योंकि वो एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया? एफडी आपका याद हो गया। आपका क्या पढ़ाया था मैं? पंचायती राज पढ़ाया था अभी, तो पंचायती राज आपका हो गया। समझ में आ रहा है कैसे इन एंड आउट पढ़ना है आपको? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज मोस्टली डिटरमाइंड बाय इट्स व्हाट? केमिकल जो बिहेवियर है, केमिकल बिहेवियर का तो पहले मतलब समझो होता क्या है। केमिकल बिहेवियर होता है हाउ एटम रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड, एक एटम कैसे रिएक्ट करता है कि कंपाउंड बना सके, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल बिहेवियर। और केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, बाहर कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहीं से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एंथैल्पी होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये सब चीज में इंपॉर्टेंट होता है। The chemical behavior of atom is determined by valence electron, यही तो है इसका। मास नंबर और एटॉमिक वेट जो हो गया वो तो एटॉमिक साइज को दर्शाता है ना, रिएक्शन को दर्शाता नहीं है। मास नंबर और एटॉमिक वेट हो गया वो क्या दिखाएगा कि साइज कितना बड़ा है इसका, एक एटम का साइज कितना बड़ा है, वो उसका रिएक्टिविटी को दर्शाएगा नहीं। रिएक्टिविटी को कौन दर्शाएगा? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शाएगा। समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन दर्शाएगा आपका। और न्यूट्रल काउंट क्या होता है? न्यूट्रॉन काउंट, न्यूट्रॉन काउंट स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है शायद, ये स्टेबिलिटी को करता है ये इन्फ्लुएंस, स्टेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपका डिटरमाइन करता है केमिकल बिहेवियर, ये किससे बॉन्ड बनाएगा। आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं, आपको याद होना चाहिए आयनिक बॉन्ड, और आपको याद होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? जितना सवाल बता रहा हूँ सब आपके कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इसका आंसर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक बार ना क्रॉस चेक भी कर लेना, जैसे गलत तो होना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ यही होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है।
चलो नेक्स्ट सवाल है, ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, फट से मुझे याद आना चाहिए, गुप्ता एम्पायर इज इंपॉर्टेंट, अगर ये पीवाईक्यू पूछ दिया फिर से पूछेगा। सवाल क्या कह रहा है, उपारिकारा, ठीक है। अब मुझे जाना है लूसेंट में, लूसेंट में मुझे यहाँ पे दिख गया उपारिकारा, एन एक्स्ट्रा टैक्स लेविड एंड ऑल सब्जेक्ट इज कॉल्ड उपारिकारा। अगर यहाँ से सवाल पूछा है, अब सवाल पूछेगा भागा से, भागा क्या होता है, किंग्स कस्टमरी शेयर ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस नॉर्मली अमाउंटिंग टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय ऑल कल्टीवेटर्स। अगर थोड़ा सा और बदमाश होगा तो वो पूछेगा कि 1/6 है, 1/8 है, 1/4 है या हाफ है। तो ये क्या होता है, भागा 1/6 होता है। जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं ना, किंग को दिखाने के लिए कि मेरा आपके प्रति है, आप मेरे शक्तिमान हो, तो मैं आप 1/6 जो मेरा प्रोड्यूस हो रहा है, और 1/6 कितना होता है, मैथ्स वाले बताओ कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 25% होता है, 1/6 कितना होता है, वेरी गुड। भोगा क्या होता है, भोग पीरियोडिक सप्लाईज ऑफ फ्रूट्स, फायरवुड, फ्लावर्स विच हैड टू फर्निश टू द किंग, ठीक है। तो किंग के शानो शौकत में कमी ना हो पाए तो हम लोग एक तो भागा देते हैं और दूसरा भोग देते हैं कि उनका शानो शौकत में कोई गुस्ताखी माफ ना हो पाए, तो उनके लिए मैं फ्रूट्स दूंगा, फायरवुड दूंगा, फ्लावर्स दूंगा, ठीक है। तो ये पहले के जमाने में सब करते होंगे। बाली क्या होता है, ओरिजिनली इट वाज अ वॉलंटरी ऑफरिंग बाय द पीपल टू द किंग बट लेटर इट बिकम कंपलसरी ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, इट सीम्स टू बी एन एडिशनल एंड ऑपरेसिव टैक्स, ठीक है, ऑपरेसिव टैक्स था बाली, बलि देना, ठीक है, पहले वॉलंटरी था। अब इसके बाद ना इनके टाइम पे थोड़ा सा वो हो गया था कि आपको देना ही है, ऑपरेसिव टैक्स भी था। और उपारिका आपने देख लिया, एक्स्ट्रा टैक्स लेविड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, उपारिकारा। यहाँ तक आया। तो इकोनॉमी में गुप्ता डायनेस्टी का और भी कुछ कुछ देखो, आप क्या देखोगे, पहाड़पुर कॉपर पिलेट इंस्क्रिप्शन ऑफ बुद्धागुप्त। फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट वी में क्लासीफाई लैंड अंडर द, एक होता है क्षेत्र भूमि, कल्टिवेबल लैंड, क्षेत्र भूमि, क्षेत्र भूमि, खिला, वेस्ट लैंड, वास्तु भूमि, हैबिटेबल लैंड जहाँ पे हैबिटेबल लैंड है, चरागा भूमि, पैशर, चरना, चरागा, च- चरागा, चरना, पैस्चर लैंड हो गया। अपराहता भूमि, फॉरेस्ट लैंड, अपराहत, अपराहत को तो फॉरेस्ट लैंड को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा क्या चीज से रिलेटेड है। आप समझ में आ रहा ना कैसे पढ़ना होता है, पीवाईक्यू देखो, उस डोमेन में पूरा मास्टरी कर लो, पीएचडी कर लो उस डोमेन का। हमने यहाँ पे देखा उपारिकारा से सवाल पूछा है, तो उपारिकारा से मैंने भोगा भी पढ़ लिया, मैंने भागा भी पढ़ लिया, मैंने बाली भी पढ़ लिया। फिर मैंने पढ़ा कि क्या क्या जो लैंड होता है वो कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। तो हमने पढ़ा क्षेत्र भूमि, हमने पढ़ा खिला, हमने पढ़ा वास्तु भूमि, हमने पढ़ा चरागाह भूमि, हमने पढ़ा अपराध भूमि, ठीक है। इन द गुप्ता पीरियड लैंड सर्वे इज एविडेंट फ्रॉम द पूना प्लेट्स ऑफ प्रभावती गुप्ता एंड मेनी अदर इंस्क्रिप्शन। प्रभावती गुप्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पीवाईक्यू इसमें भी आया है। एन ऑफिसर नेम पुष्तापाल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल लैंड ट्रांजेक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक ऑफिसर थे पुष्तापाल, उन्होंने मेंटेन किया था सारे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस। अच्छा मुझे बताना ना, एक मैं प्लान कर रहा हूँ, लूसेंट को भी ना मैं ऐसे ही रिवाइज करा दूंगा लाइव अगर लूंगा, तो आप लोग चाहते हो ऐसा पूरा एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री जो इंपॉर्टेंट है ना पीवाईक्यू के हिसाब से, वो मैं बैठ के 1 घंटे में पूरा करवा दूंगा, तो मुझे बताना ऐसा, ठीक है। गुप्ता ऑल्सो इशूड गुड नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स फॉर लोकल एक्सचेंज, गोल्ड कॉइन्स तो उन लोगों ने किया ही था, मतलब कुषाण की तरह उतना प्योर नहीं थे बट स्टिल उन्होंने किया था गोल्ड कॉन्टेंट, ठीक है। हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया, ये कई बार डिस्प्यूटेड रहता है, कई बार भी जो भी आयोग होता है वो चेंज करता है ये सवाल को, बट सवाल अगर कुषाण नहीं रहा तो फिर तो एकदम आपका सही होगा, गुप्ता होगा। बट जो प्योरिटी के मामले में ना कुषाण बहुत प्योर था उनका वो चीज। ट्रेड विथ रोमन एम्पायर डिक्लाइंड आफ्टर 3rd century AD, गुप्ता विटनेस डिक्लाइन इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ठीक है। द पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट ताम्रलिप्ति, घंटाशाल एंड कंडूरा हैंडल, ठीक है। और नॉर्थ वेस्टर्न रोड, और वेस्ट में क्या था, भरूच था, चौल था, कल्याण एंड कैम्बे। ये आपका यूपीएससी का पीवाईक्यू है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, आपको लूसेंट के अलावा हिस्ट्री में कुछ नहीं करना है। घटना चक्र पढ़े हो वेल एंड गुड, बट लूसेंट से इसको करो, बहुत जल्दी आपका रिवाइज हो जाएगा। ताम्रलिप्ति, घंटाशाल एंड कंडूरा, घंटाशाल से सवाल आया था पीवाईक्यू में 2022 में, यूपीएससी में आया था। कंडूरा से भी आया था, चौल से आया था, कल्याण से आया, कैम्बे से तो नहीं आया, चौल एंड कल्याण से आया। वेस्ट में कौन कौन सा हो गया, बहरूच हो गया, चौल हो गया, कल्याण हो गया एंड कैम्बे हो गया। एंड ईस्ट में क्या है, ताम्रलिप्ति, घंटाशाल एंड कंडूरा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। 1/2 ऑफ अ नंबर इज 96, व्हाट इज 67% ऑफ द नंबर। ये हवा में उड़ाना है, एक हाफ ऑफ अ नंबर, 1/2 ऑफ अ नंबर इज 96, 12 लास्ट में 2 है, और 67% ऑफ द नंबर, 67 मतलब 7 और 2 करोगे लास्ट में 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट में 4 कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, बस आंसर है, ये दोनों कट गया। यही सब सवाल में तो आपको लीड लेना है, सिंपल सवाल है, सबको ही आता है। यहाँ पे
कोई सामने वाला 30 सेकंड ले रहा है, आप उसको 6 सेकंड में उड़ा रहे हो कि नहीं, 24 सेकंड बचा रहे हो कि नहीं, ये मैटर करता है। सबको आता है, कोई बैठेगा करने, अब कोई 1 मिनट लेगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। यहाँ पे समय बचाना है आपको, समय कैसे बचाओगे? उड़ाना है इसमें। और सवाल का लेवल ऐसे ही रहेगा, जो एएसओ का ना पीवाईक्यू देखना, मैंने इसका एएसओ का मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करा है। बहुत सारा सॉल्यूशन मैंने मैथ्स का जितना भी पीवाईक्यू है, वो वाला मैंने करा रखा है, उसको आप वॉच करो। परसेंटेज करा रखा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस करा रखा हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन करा रखा हूँ, सीआईएसआई का कहीं न कहीं बीच-बीच में हर बार मैं कराता हूँ। नंबर सिस्टम बचा हुआ, वो मैं करवा दूँगा। ठीक है? तो ये सब में डोंट लूज़, ये सब बहुत ईज़ी सवाल होता है, समय बचाना है इसमें। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ व्हाट? एंजियोस्पर्म में कह रहा है कि जाइलम जो होता है वो किससे बना होता है? अब बैच वाले, सबसे पहले एंजियोस्पर्म आप लोग को पढ़ाया गया है। कहाँ गया ये तो रहा। एंजियोस्पर्म वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, वैस्कुलर टिश्यू होता है, ये फ्रूट को प्रोड्यूस करता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ फ्रूट। एंजियोस्पर्म होता है, एक होता है क्रिप्टो जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जो खुला हुआ होता है, बियर नेकेड सीड। ठीक है, सिकास हो गया, पाइनस हो गया, एफेड्रा हो गया, ये इसका एग्जांपल है जिम्नोस्पर्म का। पाइनस हो गया जो अभी आप क्रिसमस में यूज करोगे, वही आपका जिम्नोस्पर्म हो गया। और एंजियोस्पर्म में क्या होता है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सवाल क्या था वैसे? इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ। जाइलम से मुझे याद आना चाहिए, जाइलम क्या करता है? वाटर प्लस मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ व्हाट? ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट थोड़ा बताता हूँ। जो एंजियोस्पर्म में जाइलम होता है ना, इसमें 4 पार्ट होता है। एक होता है मेरा पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा जाइलम पैरेन्काइमा कहते हैं। एक कहते हैं जाइलम फाइबर कहते हैं, जाइलम फाइबर। एक कहते हैं जाइलम वेसल कहते हैं, और एक होता है ट्रैकियार्ड, ट्रैकियार्ड्स। ठीक है, पैरेन्काइमा का काम क्या है? ये कहता है स्टोर, कहता है स्टोर फूड एंड कंडक्ट लैटरल ट्रांसपोर्ट, मतलब जनरली फूड को स्टोर करता है। ठीक है, जाइलम फाइबर जो हो गया, जाइलम फाइबर ना आपका रिजिडिटी, आपका स्ट्रेंथ में मदद करता है। ठीक है, वेसल, वेसल से नाम ही समझ में आ रहा है आपका, कंडक्टिंग करेगा। ये वाटर का कंडक्शन करता है, कंडक्टिंग वाटर, वाटर कंडक्शन में मदद करता है। और ट्रैकियार्ड कुछ नहीं होता, एलोंगेटेड कंडक्टिंग सेल होता है। जो कंडक्टिंग सेल हो गया वही एलोंगेटेड फॉर्म उसका होता है, कंडक्टिंग सेल। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में जाइलम में 4 पार्ट होता है। कौन-कौन सा होता है? पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल एंड ट्रैकिया। वापस से बताओ। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या होता है? जिसमें सीड्स होता है और फिर वो मोनोकॉट, डाइकॉट में डिवाइडेड होता है। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्या है? साइकास आपने दिया, पाइनस आपने एग्जांपल दिया। क्या-क्या आपने एग्जांपल दिया? साइकास दिया, पाइनस दिया। जो क्या कहते हैं, कल 25 दिसंबर है ना, वो क्या कहते हैं? क्रिसमस में आप लोग जो ट्री यूज़ करते हो, वो यही होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म याद है, जाइलम, एंजियोस्पर्म में जो जाइलम होता है 4 पार्ट्स में होता है। क्या क्या होता है? पैरेन्काइमा होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम वेसल होता है एंड ट्रैकियार्ड्स होता है। पैरेन्काइमा क्या कहता है? स्टोर फूड एंड एंड व्हाट, वो कंडक्शन करता है। ठीक है, लेटरल ट्रांसपोर्ट को कंडक्ट करता है। जाइलम फाइबर स्ट्रेंथ, आपका रिजिडिटी को प्रोवाइड करता है। जाइलम वेसल क्या है? आपका वाटर को कंडक्शन। ठीक है, और ट्रैकियार्ड कुछ नहीं होता है, वो एलोंगेटेड कंडक्टिंग सेल होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? जो बैच वाले हैं, जो एनसीईआरटी साइंस का ले रखे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल यहाँ पूछेगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ये सब एकदम पिक्टोरियल वे में गिवन है, आप उसको सॉल्व करना, मतलब उसको देख लेना। 37 मिनट का वीडियो होगा, कंप्लीट करना है 2x पे उसको, उससे 2-3 सवाल आपका बनेगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म जाइलम इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो ट्रैकियार्ड, वेसल, फाइबर। ठीक है, पैरेन्काइमा मिसिंग है, पैरेन्काइमा भी ऐड कर देना, प्लस पैरेन्काइमा। ये सीडीएस का सवाल था। ठीक है, डायरेक्ट सवाल सीडीएस में आया था ये। क्या पिक्चर क्लियर हुआ? चलो, और यहाँ पे क्या देख लेना, मोनेरा प्रोटेस्टाई फंगी। मोनेरा का क्या क्या एग्जांपल है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा एंड बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटिस्टा का एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम हो गया, डायटम्स हो गया और प्रोटोजोन्स हो गया। फंगाई में ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, मशरूम्स इसका एग्जांपल हो गया। सेल वॉल फंगाई का क्या चीज का बना होता है? काइटिन का बना होता है। हाँ, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड फैगोसाइटिक सेल? अब फाइगोसाइटिक सेल क्या होता है ना, समझो, कहाँ लिखूं मैं? फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल क्या होता है ना, ये बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है। मतलब जैसे ये, मतलब ये बैक्टीरिया है, तो ये ना अंदर अपने अंदर ले लेगा बैक्टीरिया को, एनगल्फ करता है बैक्टीरिया एंड
डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को, पैथोजेंस वगैरह है उसको डिस्ट्रॉय करता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस में एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ना, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये खा जाता है, जब भी बैक्टीरिया आ गया ना उसको एनगल्फ कर लेता है अपने अंदर में, ठीक है। और एक इसके साथ मैक्रोफेजेस होता है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस भी वही है, लॉन्ग टर्म डिफेंस करता है ये, लॉन्ग टर्म डिफेंस, ठीक है। तो ये फैगोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट याद हो गया ना, मुश्किल सवाल था ये फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है ना, एनगल्फ कर लेता है बैक्टीरिया को अपने अंदर में। और इसमें कौन कौन से दो प्रमुख है, न्यूट्रोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये जैसे आएगा बैक्टीरिया आपको दिखेगा ना, तुरंत वो खा जाएगा। और दूसरा होता है मैक्रोफेजेस, होता है लॉन्ग, मैक्रोफेजेस क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिफेंस में मदद करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैस्ट सेल्स है, अच्छा मैस्ट सेल्स, एंटीबॉडीज तो खैर ऐसे भी नहीं होता ना, एंटीबॉडीज तो प्रोटीन होता है ना, एंटीबॉडीज सेल तो होता ही नहीं है, ये प्रोटीन होता है, तो ये तो हट ही जाएगा, ये सेल तो होता ही नहीं है ना, प्रोटीन्स होता है, सॉरी प्रोटीन्स होता है, सेल नहीं होता है, ठीक है। मैस्ट सेल्स क्या होता है ना, क्या होता है मैस्ट सेल, एलर्जी के टाइम पे जो हिस्टामिन्स, वही होता है, एलर्जी के टाइम पे जो हिस्टामिन्स जो रिलीज करता है ना, वही होता है मैस्ट सेल। हिस्टामाइंस जो रिलीज करता है ना, उसी को कहते हैं मैस्ट सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो नहीं होता, एंटीबॉडीज देके मैं काट देता है, मैस्ट सेल मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस यहाँ पे भी है, मैस्ट सेल्स है, अच्छा ठीक है। तो वही न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ही होता है, ठीक। मैस्ट सेल समझ में आ गया ना, एलर्जी जब भी होगा ना तो वो एक हिस्टामिन रिलीज करता है, ये होता है मैस्ट सेल्स। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस समझ में आ गया, एनगल्फ करना बैक्टीरिया को, पैथोजन को खा जाता है ये होता है हमारा फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। यहाँ पे सवाल अगर आ गया है, तो अब मुझे क्या क्या देखना है, आरबीसी के बारे में देखना है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ दो एक्सेप्शन है, कौन, कैमल एंड लामा। पीवाईक्यू जीसी में कई दफा सवाल पूछा गया है। आरबीसी कहाँ फॉर्म होता है, बोन मैरो में, एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन लिवर। जब भ्रूण में होता है तो इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लिवर में होता है। इट्स लाइफ स्पैन इज 20 डेज से 120 डेज, 20 से 120 दिन। इसका डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है, लिवर में और स्प्लीन में, देयरफॉर लिवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। लिवर को क्या कहते हैं हम लोग, आरबीसी का ग्रेव कहते हैं। इट कंटेन्स हेमोग्लोबिन इन विच हेम आयरन कंटेनिंग कंपाउंड इज फाउंड एंड ड्यू टू दिस कलर ऑफ ब्लड इज रेड, ठीक है, रेड होने का कारण यही है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीनस कंपाउंड विच इज एक्सट्रीमली केपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम है अपना आरबीसी का, और CO2 को लेकर आने का। एनीमिया डिजीज इज कॉज्ड टू डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन। जब एनीमिया का रोग कब होता है, जब हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। WBC ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मैरो, लिम्फ नोड एंड समटाइम्स इन लिवर एंड स्प्लीन। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। मेजर दोनों में डिफरेंस यही है, एग्जाम्पल जो एक्सेप्शन है कैमरा एंड लामा। रेशियो ऑफ WBC आरबीसी 600:1। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइटिस कहते हैं, इट इज फाउंड ओनली इन ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। बाकी जगह हमारे जो प्लेटलेट्स होता है नहीं फाउंड होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, क्या WBC में न्यूक्लियस होता है, जी हाँ WBC में न्यूक्लियस होता है। इट डाइज इन द स्प्लीन, इट्स मेन फंक्शन इज टू हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन के में को याद आना चाहिए। समझ में, इन एंड आउट पूरा आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला मैं बता रहा हूँ, आज जो मैंने टास्क दिया आप लोग के ग्रुप पे, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सब आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, और क्या आता है, यही सारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। तो प्लीज जो टास्क दे रहे हो उसको एकदम शिद्दत से फॉलो करो। बहुत लोग फॉलो कर रहे हो, अपना हर दिन का टास्क भेजते हैं, अब जो नहीं करेंगे आप समझ रहे हो, फिर लैग करोगे ना। यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिवाइज करना है, जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन, ताकि आप एग्जाम में ना दो ऑप्शन में कंफ्यूज मत करो। चार ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे आपको लगेगा ये दोनों में से कोई सही है, आप टिक मारोगे, ये आंसर हो जाएगा, ये 1/3 नेगेटिव है ना। तो जो जीएस वाला पार्ट है उसमें तो अपना बेस्ट देकर आओ, ठीक है। समझ में आ गया, वापस से देखो। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, एनगल्फ करता है और डिस्ट्रॉय करता है पैथोजेंस को, न्यूट्रोफिल्स हो गया और मैक्रोफेजेस हो गया, ये दोनों क्या होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ये दोनों खा जाता है, खात्मा करता है। और बाकी मैस्ट सेल्स जो होता है, मैस्ट सेल्स क्या करता है, रिलीज करता है हिस्टामिन्स जब भी एलर्जी वगैरह होता है, और एंटीबॉडीज तो हमारा प्रोटीन होता है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। सम पेन्स आर ब्लू, कुछ पेन ब्लू है, सम पेन्स आर ब्लू, सम ब्लू थिंग्स आर कॉस्टली, कुछ ब्लू पेन कॉस्टली है। सवाल कह रहा है, द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, सम कॉस्टली थिंग्स आर पेन, कुछ कॉस्टली थिंग्स पेन है, जी नहीं, कोई कोई रिलेशन ही नहीं है।
ऑल पेन्स आर ब्लू, ऑल का तो जब सम का बात चल रहा है तो ऑल तो होगा ही नहीं। सम पेन्स आर कॉस्टली, सम पेन्स यहाँ पे, कॉस्टली यहाँ पे, दोनों का लिंक ही नहीं है, तो बस आंसर हो गया हमारा नोटा। सिलोजिज्म आसान है, रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट करो, पूरा सही होगा। 50 सवाल अगर रीजनिंग आएगा, 48 से लेके 47 इज अ वेरी गुड स्कोर। यहाँ पे अगर आपका 47 48 आपका करेक्ट हो गया, मैथ्स में जिनका वीक भी है ना 30 प्लस तो आप स्कोर कर लोगे, 30 तो आप ला ही लोगे। 78 इज अ वेरी गुड स्कोर, एक्यूरेसी आपका अच्छा है, 78 इज अ वेरी गुड स्कोर। और जीएस में अपना मजबूत करो, 85 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो मैथ्स में खौफ ज्यादा हो चुके हैं कि मैथ्स अब आता ही नहीं है, इतने कम समय पे कैसे होगा। तो लेवरेज करो अपना इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट में 47 इज अ गुड स्कोर। 30 लाने के लिए परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, और क्या बचा, और जितने भी, मतलब इसी से ही आपका सारा सवाल बन जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपका जो सवाल आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और सवाल ऐसा आता है कि आप बना लोगे, टाइम फ्रेम थोड़ा सा अधिक रहेगा तो बना लोगे, लेकिन इसमें आपको और एक्स्ट्रा अपने एफर्ट से क्या डालना है, टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद रहेगा, आपका रीजनिंग का जो एनालॉजी वाला सवाल आता है वो आपका फट से बनेगा। इसके अलावा आपका जो भी है, और फिर मल्टीप्लिकेशन वाला फास्ट करो, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो लोग कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में लोगों को प्रॉब्लम होता है। जैसे मान लो 489, इसको मुझे 483 है, इसको 69 से माइनस करना है, तो ये कैसे बिना देखे आप कर लोगे। अब पूरा करने जाओगे तो फिर समय लगेगा ना, सब चीज समय का खेल है, इसमें आपको टाइम बचाना है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। इन बिहार डैश ऑफ द हाउस आर इन रूरल एरियाज एज पर एनएफएचएस। ये वाला मैंने बहुत ही अच्छे से कराया है। आप हकुना मराठा वाला बीपीएससी 71 के टाइम पे मैंने करा रखा था। कल लोग कह रहे थे वापस से, अब जो मैंने करा रखा वो चेंज थोड़ी होगा, ये तो वही का वही है, तो इसको पढ़ लेना। 84% था, 84% रूरल हाउस होल्ड में रूरल्स में रहते हैं, हाउस होल्ड रूरल में रहते हैं। ठीक है, वो ज्यादा नहीं है, 8 से लेके 10 मिनट का वीडियो है, 2x पे देख लेना, वो आपका कवर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन रॉकेट प्रोपेलेंट। कौन सा होता है रॉकेट प्रोपेलेंट में यूज किया था, NTH4। N2H4 को क्या कहते हैं, हाइड्राजीन कहते हैं, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ही कहते हैं ना, हाइड्राजीन, क्या कहते हैं इसको, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। ठीक है, ये होता है N2H4। O2 तो ऑक्सीडाइजर है ना, तो ये तो काम करेगा, और ये लिक्विड हाइड्रोजन, तो सारे लोग काम करते हैं हमारे रॉकेट प्रोपेलेंट में। ठीक है, हाइड्राजीन हो गया, N2H4, ऑक्सीजन एज एन ऑक्सीडाइजर काम करेगा ही, और हमारा हाइड्रोजन हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन। म्यूल हंटर डॉट ए आई हैज बीन इंट्रोड्यूस बाई आरबीआई। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है कम्बाट करने के लिए जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन होता है ना, जो फ्रॉडलेंट वे में ट्रांजेक्शन करते हैं, तो एक रेड फ्लैग आ जाएगा जब भी ऐसा। वो म्यूल मतलब खच्चड़ हो कहते हैं ना, खच्चड़। ठीक है, हिंदी वाले अपना देख लेना, ठीक है, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिंदी का ऑलरेडी मैंने आप लोगों को PYQ भेज दिया हूँ, और आप लोगों को सोर्स बता दिया हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है हिंदी वाला चीज़। ठीक है, तो ये ला हिंदी में कंफ्यूज मत करना। क्वालिफाइंग पेपर को भी थोड़ा सीरियसली लेना, आधा एक घंटा जितना भी आपको समय लग रहा है, मतलब मिल रहा है, कर रहा हूँ, वो आप कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। मैंगनीज इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन व्हाट। मैंगनीज का देखो, एक तो वेरिएबिलिटी होता है, +2, ये मैंगनीज है, ये +2 से +7 के बीच में होवर करता है। कैसे निकालते हैं ये देखो, MnO2 होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। सवाल देखो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। MnO2 है, Mn को x मान लो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो ये +-2, और ये 2 टाइम्स से इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो x -4 बराबर 0, तो x हो गया +4। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज का कितना हो गया, +4 हो गया। अब निकालना KMnO4 का, KMnO4, सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम दोनों का +1 होता है, तो ये +1 हो गया। मैंगनीज को x रहने दो, और ये +-2, और ये 4 है, तो इंटू 4 से करो, इक्वल टू 0, +1 + x -8 इज इक्वल टू 0, x -7 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, मैंगनीज का +7 आया। Mn2CO होल ट्वाइस। अब जो CO होता है ना, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, अब न्यूट्रल लिगेंड है तो CO का 0 होगा, अब ये 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। MnO4 2- का निकालना है, MnO4 2- कैसे निकालो, MnO4 2-, इसको x रहने दो, +4 इंटू -2, और यहाँ पे -2, तो x -8 इज इक्वल टू -2, वहां गया तो x इक्वल टू +6। तो सवाल क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे 7 आया, तो ये हाईएस्ट हो गया, यहाँ पे 6 आ गया। तो
समझ में आ गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का आपको तरकीब समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से हम लोग ने 15 से 16 सवाल किया और इसके साथ इन एंड आउट हम लोग ने मतलब 15 सवाल तो अब ऐसे ही लगा लो, इसका 3 गुना कर लो, 45 सवाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें कॉन्सेप्ट भी आ गया, बहुत सारा चीज़ हमने रिवाइज़ किया और आप अगर ये वाला चीज़ फ़ॉलो कर लोगे आपको बहुत, बहुत, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे इफ़ यू वांट दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ जिसमें मैं सारे पीवाईक्यूज़ आपको करा दूँ। मिक्स्ड सवाल रहेगा इसमें, तो आप मुझे बताना, तो मैं इस सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करूँगा। और जो भी चीज़ हो आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन कर लेना, आपको बहुत सारे पीडीएफ मिलेंगे और ये वाला जो एनोटेड पीडीएफ है मैं आपको भेज दूँगा। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज़ है वो कंपाइल हो रहा है, वो आपको मिल जाएगा। आपके करंट अफ़ेयर्स वाला क्लासेस चलेगा अभी और शाम को आपका पॉलिटी का भी एक्टिव रिकॉल चलेगा। तो ऐसे ही आपका 10-15 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वी आर डूइंग आवर बेस्ट, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए एंड आप भी अपने तरफ से एफर्ट्स डालो और अच्छे से पढ़ाई करो। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड हाँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि ओल्ड पुकी सर इज़ बैक, तो हाँ, अब यहाँ से एकदम कमर कस लो आप लोग। हमारे एंड से आपको सबसे बेस्ट चीज़ मिलेगा, बस इस बार फोड़ के आओ एग्ज़ाम और 2026 में सबसे बेस्ट कमबैक अपने लाइफ का देना। विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।